ओके जेंटलमैन, आज बात करेंगे हम लोग जो ट्रम्प ने नया शोशा छोड़ा है कि 5 दिन जो है हमारी जो फोर्स है वो ईरान के ऊपर में अटैक नहीं करेगी। क्यों? अभी जो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ था इन्होंने 21 तारीख को कि 48 आवर्स के अंदर में ईरान या तो स्टेट हॉर्मुज का जो है कंट्रोल छोड़े और वहाँ से जो है आने जाने के लिए शिप को अलाउ करे, नहीं तो हम लोग जो है इसके पूरे के पूरे जितने भी पावर स्टेशंस है, थर्मल प्लांट वगैरह जो बने हुए, जो इसकी एनर्जी पावर के लिए क्रिएट किए हुए स्ट्रक्चर, उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग डैमेज कर देंगे। तो देखें उसमें होता क्या है कि ये जो उसकी डेटरेंस थी 48 आवर की, तो 48 आवर की डेटरेंस जो है अगर इसके ट्रम्प के जो सेकंड ट्वीट आता है कि भाई हम लोग जो है 5 दिन के लिए इसको पॉज में किया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और विश्लेषण में करेंगे। उसका क्या मतलब है, जो पहले ट्वीट का जो है उसके जो क्या रिपकर्शन थे ईरान की तरफ से। देखें, हम लोग चाहे जाने चाहे ना जाने, जहाँ इसको माने या ना माने, ईरान की ठुकाई ठीक ठाक हुई है। ईरान की जो है पूरी की पूरी अच्छे तरीके से मालिश हो गया है। ईरान का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्यों? कोई भी इंटरनेशनल मीडिया वहाँ अलाउ नहीं है। स्पेशली हमें जो रिपोर्ट आती है, ज़्यादातर इंडिया मीडिया की रिपोर्ट आती है, तो इंडिया मीडिया की जो भी रिपोर्ट आती है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो इसराइल से तो आती है। इसराइल में कोई मिसाइल्स इंटर करती है, जहाँ कोई इंसिडेंट होता तो फट से बात होती है कि हाँ भाई ईरान का मिसाइल्स हो गया, या वहाँ से उन्होंने कहीं उसको जो चेज किया है और उसके एयर डिफेंस ने उसको डाउन किया मिसाइल्स को, वो सारी रिपोर्टिंग आती है। तो हमें ये भी पता है कि आज तक जो है इजराइल की कैजुअलिटी कितनी हुई है, जहाँ कितने बंदे इंजरी हुए, लेकिन जो ईरान की रिपोर्टिंग हमें नहीं आ रही। लेकिन ईरान को जब इन्होंने 7,000 से ज़्यादा उसके ऊपर में स्ट्राइक करी है, वेदर इट इज़ ए मिसाइल्स फायर है, जहाँ उसके ऊपर में इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है और उनके बॉम्बर में B-2 ने स्ट्राइक करी है या B-52 ने स्ट्राइक करी है, तो वो सारी की सारी अगर काउंट फॉर करते हैं तो ईरान के अंदर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। और वो डिस्ट्रक्शन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि उस डिस्ट्रक्शन की वजह से अंदर से ईरान भी हिला हुआ है। तो वो जो 48 का अल्टीमेटम दिया हुआ था ट्रम्प ने, हो सकता है कि वो वर्क करा हो, कि उनको पता है कि इसके पास में इतनी कैपेबिलिटी तो है अमेरिका के पास में कि वो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वाला वो तोड़ सकता। देखें, अभी तक जो है ईरान के ऊपर में जो भी अटैक हो रहे थे उसको 2-3 हिस्सों में इन्होंने बांटा हुआ था, ठीक है। तो वो जो पहला हिस्सा था कि हम लोग जो है इसकी एनर्जी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में नहीं अटैक करेंगे, इसका खाली जो मिलिट्री टारगेट है जहाँ IRGC के पीछे पड़े हुए थे, जहाँ ड्रोन कैपेसिटी बिल्ट करके रखी हुई थी, जहाँ उसने अपना मिसाइल्स वगैरह स्टोरेज किए हुए थे, उसी के ऊपर ज़्यादातर था और कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया जा रहा था। लेकिन इनको पता है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो इसको कहीं भी हिट कर सकता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तहस नहस कर सकता है। और आज की तारीख में उसको पता है कि अगर उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाता है तो ईरान जो है बहुत जल्दी घुटनों पे आएगा, जैसा मर्जी कर ले, लेकिन जो है उसके कंट्री में पूरा जो है हाहाकार मचेगी, ठीक है। तो उस वजह से दबाव ईरान के ऊपर भी नहीं था और ईरान इसकी इतनी कैपेसिटी तो जानता था कि ठीक है, ये हरमुज पे डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कह रहा है एनर्जी वाला तोड़ सकता है। और दूसरा इसको पता है कि इजराइल को थोड़ी सी जो लगाम लगा के रखी हुई है वो ट्रम्प ने लगाम लगाई हुई है, और वरना नहीं तो जो है इजराइल बहुत घातक है, उसका इतनी डैमेज वो बियर करने वाला कंट्री नहीं है जितनी जो इसकी मिसाइल से हुई है उसकी, ठीक है। तो जेंटलमैन, हम लोग इसके साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर में पूरी विस्तार से बात करेंगे कि दोनों ट्वीट के बीच में क्या अंतर था और क्यों ऐसा इसने ट्वीट किया, और जो अभी नया शोशा छोड़ा है उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है, और क्यों उसके ऊपर में हम लोग जो इसका ट्रस्ट है वो नहीं हम मान सकते, क्यों उसके बीच में थोड़ा सा इसने लूप होल छोड़ा हुआ जो ट्वीट इसने किया है, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं कर्नल DJS बरार इसको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि ये आगे क्या होने जा रहा है या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखिए, जो पहले इसने 48 का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ नॉर्मलिटी क्रिएट करिए और वहाँ से जो भी इंटरनेशनल शिप लोड है, वेसल्स लोड है, जो गैस के या ऑयल के, उनको आने जाने के लिए मतलब आप नॉर्मल कीजिए। अगर आप नहीं करते अपना मतलब वहाँ से आप उनको स्ट्राइक करते हो, जहाँ मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, दैट 48 आवर्स गिवन टू यू टू रिजॉल्व दैट इशू। Thereafter
अमेरिका विल अटैक योर एनर्जी सेक्टर, ठीक है। उसमें जो है पूरा उसका जो में इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट भी है, जहाँ उसमें थर्मल प्लांट उसके है, जहाँ उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ उसका और भी जो पावर रिफाइनरी वगैरह है उनको भी वो हिट कर सकता है। तो देखिए उसमें जैसे हमने पहले जिक्र किया कि देखिए अमेरिका की ये लिमिटेशन पे थोड़ा सा अटैक हो रहा है, तो उस वजह से जो है ईरान अभी तक सर्वाइवल में है। अगर वर्स्ट पोजीशन में एक एनिमी वाले तरीके से टारगेट पे अगर वो करता अटैक, कि जैसे मान लिया कि ईरान जो है एक इनोसेंट पीपल के ऊपर में अटैक कर रहा है, अगर उस तरीके से ओपन चैलेंज के साथ में इजराइल जहां अमेरिका अटैक करते, तो ईरान मुझे नहीं था लगता कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा चल सकता था, क्यों इसकी जो पब्लिक की बहुत ज़्यादा जो इनोसेंट लोगों का जो कैजुअलिटी बढ़ सकती थी, क्यों इसके पास में एयर डिफेंस नहीं था, क्यों, ठीक है। अभी जो डिमोना के ऊपर में इसने टारगेट किया था, तो उसमें देखें हल्का सा उसके जो है एयर डिफेंस से एरर हुआ है, तो वहां देखें कितनी कम से कम 100-150 बंदे का कैजुअलिटी हो गया, ठीक है। तो वो जो कैजुअलिटी बहुत इसकी बढ़ा सकते थे, तो उस वजह से मतलब कहीं ना कहीं दोनों की जो स्ट्रेटेजी है उसमें वो फर्क है अटैक करने में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग कि ये जो इसने 21 को जो ट्वीट किया था, जहाँ इसको अपना एक स्टेटमेंट दिया था इसने कि भाई हम लोग 48 आवर्स का टाइम देते, तो वो बहुत ज़्यादा ईरान के ऊपर में प्रेशर था। ईरान की लीडरशिप भी इधर उधर राइट लेफ्ट भाग रही थी कहीं ना कहीं, कि हमें भी रास्ता मिले, कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ हो गया। क्यों ईरान भी अभी घुटनों पे आया हुआ है, ईरान को भी ऐसा नहीं था पता कि वो कोई ऐसा हाथ डालेगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था ईरान के कि मैं प्रॉक्सी के जरिए से इनको बिजी रखूंगा, इनको टास्क पे लगा के रखूंगा, और मेरा हजबुल्ला, हूती और जो हमास है, तीनों ये काम करते रहेंगे, और मैं अपना आराम से जो है अपनी जो कैपेबिलिटी बढ़ाता रहूंगा, शांति से बैठा रहूंगा। उसको नहीं था पता ईरान को कि मेरी सारा कोई हाथ डालेगा और कोई ना कोई इसके ऊपर में मतलब मेरे को हिसाब मांगेगा, ठीक है। तो ये जो अभी जो इसके ऊपर में अटैक हुआ, ये ईरान को भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इसके ऊपर में ऐसा होगा। इसको ये था कि मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे पीछे चाइना रशिया खड़ा है, मुझे कोई हाथ डालने वाला नहीं है। लेकिन अभी हाथ डल गया तो उसको भी पता लग गया कि उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अभी जो इसी प्रेशर में जो अभी दोनों के बीच में देखे बात तो हुई है, चाहे माने चाहे ना माने, ईरान भी नहीं मानेगा, और इसमें अमेरिका तो वो कह ही रहा है, लेकिन ईरान को डर है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर में जो ट्रम्प है उसमें ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ट्रम्प थोड़ा सा मतलब यू नेवर नो कि उसका थोड़ा सा यू टर्न मारने का मास्टर है वो, ठीक है। तो उस वजह से इनको लगता है कि कोई पता नहीं इस बंदे का क्या करेगा। फिर उसके जो सबसे बड़ा उसका जो ट्वीट दिया हुआ, उसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि वो खाली जो अपने ट्वीट में जहाँ वो उसकी स्टेटमेंट में कह रहा है, जो 23 को उसने 5 दिन का उसका जो अल्टीमेटम 48 आवर्स का फिनिश होने के बाद में जब 5 डेज का अगेन वो उसको पोस्टपोन करता है, जब पॉज करता है, तो उसमें इजराइल का नाम नहीं लेता, ठीक है। वो दो चीजों के ऊपर में वो अवॉइड कर जाता है, ना तो उसमें इजराइल का नाम लेता, ना वो ये कहता है कि जो हमारी कोलिशन फोर्सेस अटैक नहीं करेगी। तो इसका मतलब हो गया कि इजराइल इज अलाउड टू अटैक एनीवेयर ऑन एनी इंस्टॉलेशन, ठीक है। नंबर 2, वो अपना जो उसका स्टेटमेंट है उसमें खाली वो एक जो 48 आवर्स का उसको अल्टीमेटम दिया था 21 तारीख को कि मैं आपके जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करूंगा और आपके जितने थर्मल प्लांट है, जो जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करूंगा। तो उसने बोला कि मैं ये दो चीजें नहीं मतलब हम लोग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जगह तो उसके पास ओपन है। उसका IRGC को हिट करना, जहाँ उसका मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करना, जहाँ उसका बाकी सारी जगह में है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया कि अमेरिकन फोर्सेस वो नहीं भी कर रही, तो उधर ऑन ग्राउंड कौन पता लग रहा है क्या कर रहा है? वो बोलेगा कि इजराइल ने अटैक कर दिया। तो इजराइल ने अभी जो है जो डिमोना पे इसने जो है ऑर्शनिक मिसाइल से, देखे जो इसके पास में मिसाइल्स वगैरह है ईरान के पास में, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है 5 मैक के ऊपर की कि वो पेनिट्रेट करके डिमोना साइड में 3 लेयर में डिफेंस लगा हुआ, वहां हिट करना इसके बस की बात नहीं थी। वहां जो है एदर चाइना की DF-17 है और ऑर्शनिक जो है रशियन की मिसाइल्स है।
इन दोनों मिसल्स में से एक कोई मिसल्स हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ऑर्चनिक मिसल्स है जो वहां इसने अटैक करा है। 2 मिसल्स इसने चलाई, दोनों के दोनों जो है वो उसको चकमा दे के उसके एयर डिफेंस को उसको हिट कराया उसने, मतलब डिमोना साइट को हिट नहीं करा, बट प्रायर टू दैट जो है उसने जो डिमोना सिटी है उस एरिया में हिट करा। वो तो काफी आगे है उसकी साइट जो है, वहां तक तो रीच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां उसका जो इंतजाम है और कई किस्म के इंतजाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अभी इसने इसको थोड़ा सा इनको पॉज किया है, इसमें ये जरूर है कि बैकग्राउंड में बात हो रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर बात हो रही है तो क्या इसमें जो है इनके लिए कोई कॉमन ग्राउंड बन सकती है? देखें, दोनों के पास जो कॉमन रीजन था अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए कि इसने जो हिजबुल्लाह से, हमास से या हूती से इसकी जो अटैक हो रहे थे, ठीक है, इजराइल पे भी अटैक हो रहे थे। अगर आप 1979 से लेके चले, जब से खमनई फैमिली का इस एरिया में काबज हुई है ईरान पे, तो आज तक मोर देन 600 अटैक जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो कम से कम जो है 300 to 400 अटैक जो है वो इजराइल के पे हुआ है। ठीक है, तो उसके बीच में जो दोनों की जो कैजुअलिटी है, आप समझे कि जो अमेरिका की कैजुअलिटी है उसकी कोई 500-600 सोल्जर्स के ज़्यादा कैजुअलिटी हुई होगी ड्यूरिंग दीज अटैक्स, और इंजरी भी कम से कम जो है 1000-2000 उनके सोल्जर जो इंजरी भी हुए होंगे। सिमिलर वे जो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर में भी जो अटैक हुए हैं उनमें भी अच्छी खासी उनकी कैजुअलिटी हुई है। से दैट 4,000 to 5,000 के करीब में उन बंदों की 1979 से लेके अभी तक कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है, जो कन्फ्लिक्ट का रीजन है, वो है ये जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। और इसको मैं यहाँ जो विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया, आई वुड नॉट अलाउ द अमेरिकन ट्रूप्स टू स्टे इन द मिडल ईस्ट, दैट वाज द मेजर रीजन। तो सिमिलर वे पे एक ऐसा है कि जो इजराइल है उसके लिए सेकंड इसका कि मैं इजराइल को जहां जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं इजराइल का अस्तित्व खत्म करूंगा। तो ये जो 2 चीजें हैं, अभी देखे जहां तक जब इंडिया का जब आता वही बात, तो हम लोग कहते हैं कि टेररिस्ट और टॉक दोनों का, ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं कि आप टेररिस्ट बंद करोगे तो तब हम लोग टॉक पे आएंगे, तो पाकिस्तान चाहता है कि टॉक करो, मेरे को टेररिस्ट का सप्लाई में कंटिन्यू रखूंगा। तो सिमिलर वे यहां वो कंडीशन बन रही है कि ईरान जो है, ईरान के पास में जो प्रॉक्सी वाला प्रोग्राम है वो बहुत बड़े लेवल पे है, पाकिस्तान से 50 टाइम्स बिगर देन दैट है। और वो जो इसका पूरा प्रॉक्सी वाला बना हुआ है, इसमें अम्ब्रेला तैयार किया हुआ, उस अम्ब्रेला की जो चाबी है, जब उस पूरे बैंक की जो चाबी है वो है ईरान के IRGC के पास में। तो IRGC के पास में है, तो IRGC जो लीडरशिप बैठी हुई है IRGC के ऊपर में, जैसे पाकिस्तान के बीच में ISI और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक टेररिस्ट के साथ में पूरा तालमेल बैठा के सारा काम करती है। उनका जो है एक लाइफलाइन है, उनकी एक प्राइवेट मिलिट्री की तरह वो वर्क करती है। तो यहाँ अगर इन दोनों कंट्रियों के बीच में बात होएगी तो इजराइल से डायरेक्ट तो बात होगी नहीं, ठीक है, बात होएगी US के बीच में और बात होएगी इसके बीच में ईरान के बीच में। तो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट पॉइंट ही ये आ जाता है कि जो आपके जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको आप नहीं ऑपरेट कर सकते। जब नहीं ऑपरेट कर सकते तो जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द IRGC एंड लीडरशिप ऑफ ईरान, वो वहाँ एग्री नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान के आर्मी है वो, और वो जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा भी ना, टेररिस्ट तो हमारे भाई है, तो वो भाई वाला केस जो वहाँ आ जाता है, तो उस वजह से इनकी बात आगे बढ़ेगी नहीं। फिर आ जाता है कि ये तो एक रीजन था कि अमेरिका का, जहाँ इसमें इजराइल का वार में आने का रीजन था कि भाई इसका टेररिस्ट जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के जरिए से उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनके ऊपर में अटैक होते हैं, उनके सिटीजन के ऊपर में अटैक होते हैं, उनकी फोर्सेस के ऊपर में अटैक होते हैं, उनका जो लॉसेज होता है, उनका हज़ारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का जो लॉसेज होते हैं इसकी वजह से, तो वो जो है उसको बियर नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी सोचा कि अगर यार हमने जो है कि चोर को पकड़ने से अच्छा चोर की माँ को पकड़ो, ठीक है,
चोर की मां को पकड़ो। चोर की मां को पकड़ने का मतलब ये हो गया कि हम लोग प्रॉक्सी के पीछे तो पड़े हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूती के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन जो इसका मां पीछे घूम कर रही है दैट इज कॉल्ड ईरान। तो हम लोग ईरान को डायरेक्ट हिट करेंगे। ईरान को ये डाउट था कि मुझे डायरेक्ट हिट कोई नहीं करेगा, किसी में दम नहीं है। क्यों? इसको जो पीछे रशिया से और चाइना से शाबाशें मिल रही थी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा और मैं अपनी मनमानी से करूंगा। ठीक है, फिर जब अभी क्या होता है कि लीडरशिप चेंज में जैसा ही यूपीए 1 और 2 के बाद में बहुत बड़ा अटैक होता है, जब बॉम्बे में होता है जो 26/11 होता, तो उसके बाद में जब फिर आगे चल के तो मोदी गवर्नमेंट आ जाती है, तो दोनों लीडरशिप में ह्यूज डिफरेंस था। तो मोदी का जो डिसीजन था कि ठीक है, अगर हमारा पुलवामा होगा तो हम लोग बालाकोट करेंगे, अगर पहलगांव होगा तो हम लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। तो ऐसा जो है हमने जो है इंडिया ने उसको पूरे का पूरा जवाब दिया। तो सिमिलर वे जब 1980 से लेके अमेरिकन जितनी भी लीडरशिप रही है, जितने भी उनके राष्ट्रपति रहे हैं, हर एक का ध्यान जो प्रायोरिटी नंबर 1 बना हुआ था सदाम के बाद में इसके ऊपर में। तो सदाम का इसलिए नाम आ रहा है कि सदाम को जब सदाम के भी यही काम था कि सदाम हमेशा डेटरेंस क्रिएट करा करता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम लोग अमेरिका को खत्म कर देंगे। सिमिलर वे जो है इसका भी जब इसने बैठ गया ये खमेनी फैमिली, तो इन्होंने यही करा कि अमेरिका को हम छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका के लिए हम लोग मिसाइल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, अमेरिका को हम लोग अमेरिका में हिट कर देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनके बेस खत्म कर देंगे, ऐसा होगा, ये होगा। तो वो जो है उनके जितनी भी एजेंसियां हैं, देखिए हम लोग तो सारे खबर पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें इकट्ठी करके तो हम लोग उसके ऊपर में शुरू कर देते हैं डिस्कशन करना, आर्गूमेंट करना, उसके ऊपर में व्हाट्सएप शुरू हो जाते हैं, उसी के ऊपर में यूट्यूब शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका अगर इस वार में घुसा है या यहाँ इसको स्ट्राइक करने आया है, तो उसको नहीं पता होगा कितना खर्चा होना है उसको नहीं पता होगा उसकी फौज की कितनी कैजुअल्टी होनी, उसको नहीं पता उसकी एजेंसियां इतनी लगी हुई है कि ईरान के पास में क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो जब हमें पाकिस्तान की एक एक चीज का पता है तो उसको क्यों नहीं पता होगा। तो अमेरिका को सब कुछ पता है। ठीक है, हम लोग जो मीडिया में उठ के ये जो अमेरिका का इतने $बिलियन का खर्च हो गया, ये खर्च हो यार, उसका खर्च होगा तो जो ईरान में तबाही हुई है वो कितनी हुई है? ईरान भी तो 40-50 साल के लिए ठुक गया ना। तो जब ऐसी वार जोन में आते हो, जब ऐसा चीजें होती है तो ये सबको पता होता है। ट्रम्प इज ए वेरी स्मार्ट गाय, बेशक हम लोग बोले उसको यू टर्न लेता, वो ही इज ए वेरी स्मार्ट गाय, ही नोज हाउ टू क्रिएट ए प्रेशर। उसने जो है ईरानियन लीडरशिप के ऊपर में प्रेशर तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अभी वो ड्यूल चैन में उसका जो ट्वीट है, जो स्टेटमेंट है, उसको रखेगा साइड में, और साथ ही साथ जो है वो ठोकना शुरू करेंगे। जो इजराइल है वो एक जो है भूखे शेर के जैसा है। ठीक है, उसने जो है इसके थोड़ा सा ये कोलिशन की वजह से रुका हुआ, नहीं तो अभी तक जो ईरान को वो सेट कर देता जिस तरीके से उसका अग्रेसिव अटैक होता है। ठीक है, वो नहीं ऐसा ज़्यादा कोलेटरल डैमेज को वरी करने वाला, वो तो जब करना तो उसने करना ही करना। ठीक है, अभी देख लिया ना कि उसके डिमोना में करने के बाद में 100 स्ट्राइक करी है उसने, 100 फाइटर इसके अंदर आए या ईरान के अंदर में, पूरा ईरान को तोड़ के रख दिया 24 आवर्स में, ईरान को बिल्कुल तहस नहस कर दिया उसने। ठीक है, और वो अभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है कि वार का रीजन हमें पता चल गया कि वार क्यों हुई, बातचीत में क्या आउटकम आएगी वो पता चल गया। हाँ, तो जेंटलमैन, हम लोग बेशक इसमें अपनी थ्योरियां लगाते रहे कि भाई इसमें ईरान बिल्कुल ईरान की कोई गलती नहीं है, जहाँ ईरान ठीक है, जहाँ अमेरिका गलत है, जहाँ इजराइल गलत है। तो देखें, ये हम लोग कोई भी अपना हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हमें रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप एक निरपक्ष तौर से बात करेंगे, जहाँ एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इसके ऊपर में अपनी सोच बनाएंगे, तो आपको इतना पता होगा कि जो अमेरिका है, जहाँ इजराइल है, दोनों ही एक कंट्री ऐसे है कि जिनकी फोर्स है जो ऑपरेशनल मैटर में काफ़ी इन्वॉल्व है, चाइना के जैसा नहीं है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि दोनों फोर्सेज जो है मतलब ऑपरेशन में काफ़ी सक्सेसफुल है, और दोनों जो फोर्सेस है इनका जो कैपेबिलिटी ऑपरेशन फाइटिंग के लिए है। ठीक है, तो साथ ही साथ आ जाता है कि जब दोनों फोर्स कैपेबल है, जब दोनों फोर्स के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऑपरेशन का, तो इसका मतलब ये है कि वो जब अपनी लीडरशिप को एडवाइस करेंगे, जब लीडरशिप के साथ में काम करेंगे, तो उनके पास में जो एडवाइस है वो राइट एडवाइस जाएगी। ठीक है, और उनकी असेसमेंट भी ठीक होगी।
तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखें, हम लोग जो है बहुत, जो हमारा जो इंडिया का मीडिया बड़ा ब्लंट से तरीके से कह देता है कि यार ये आंखें बंद करके जो अमेरिका आ गया, इजराइल ने ऐसे अटैक कर दिया, वैसा कर दिया, ये जो ईरान इनोसेंट था, ये है वो है। देखें, ऐसा होता नहीं है। हम लोग जिस टाइम फिर पाकिस्तान को मैं इसलिए साथ में रखता हूँ कि हमें जो अगर समझना है तो बड़ी हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करने। तो जब हम लोग पाकिस्तान के साथ में कोई चीज़ करते हैं तो हम लोग पूरा पाकिस्तान की जो सारी उसकी स्ट्रेटेजी सब कुछ हम लोग उसका वर्कआउट करके तभी करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे जब इन्होंने इजराइल ने या इन्होंने अमेरिका ने इसके ऊपर में अटैक करा है तो उसके ऊपर में सारा पहले ब्लूप्रिंट तैयार हुआ होगा, सैंड मॉडल पे पूरी डिस्कशनें हुई होगी, सारे का सारी चीज़ें समझी गई होगी और सारे की सारी जो है स्ट्रेंथ इसकी समझ ली होगी, ठीक है। कि जिस थ्रेशहोल्ड पे बैठा हुआ था ईरान और जिस कैपेबिलिटी के साथ में था, जहाँ हम लोग सारे देख रहे हैं कि यार इजराइल में इसने इतनी मिसाइल कर दिया, यार वाह 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 क्या इसने मतलब उसमें जलवे दिखा रहा है। तो वो जो जलवे दिखा रहा है ईरान आज की तारीख में इजराइल के ऊपर में स्ट्राइक करके, जहाँ मतलब वो जो लोकल जितने भी यूएई जहाँ अदर मिडल कंट्री बैठे हुए, उसके पड़ोसी नेबर में बैठे हुए, जिनको अनसेसरी जो इनोसेंट पीपल पे अटैक कर रहा है, तो वो सबको पता है कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। तो इसमें वार में आने से पहले जो ट्राई पार्टी जो है डिस्कशन हुई है, देखें ट्राई पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल और प्लस साथ में जितने भी ये वेस्ट एशिया के कंट्री बैठे हुए थे, ये 7-8 कंट्री जो इन्होंने पूरा इनको कॉन्फिडेंस में लिया है। और ये सारे के सारे, या यूएई कह लो, जो कतर कह लो, बहरीन कह लो, सऊदी अरेबिया कह लो, कुवैत कह लो, इराक कह लो, वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड कि इसको जो डाउनग्रेड किया जाए ईरान को, ईरान बिकम द थ्रेट फॉर द दीज नेशंस। जो वो थ्रेट थी, वो डेटरेंस थी, उसको दे वर इंटरेस्टेड टू डिफ्यूज इट, कि इसको थोड़ा इसको डाउनग्रेड करो। और डाउनग्रेड इसको जो है देखें, इसको हाथ डालने के लिए अमेरिका और इजराइल के बिना दूसरा कोई हाथ नहीं था डाल सकता। और बात भी वही बनती थी कि ऐसा है कि जब उन दोनों के बीच में, जब उन दोनों के लिए जो प्रॉक्सी खड़ी कर रखी थी, इजराइल के लिए कर रहा था और उसके बाद में अमेरिकन जो बेस बने होते थे। कि अमेरिकन बेस जो है वो क्या है, जो मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्री बैठे हुए, छोटे छोटे कंट्री बैठे हुए हैं, देखिए ये सारे जितने भी इस्लामिक कंट्री है, दे डोंट वांट टू कीप दैट बिग आर्मी। उनको पता है कि बड़ी आर्मी हम लोग रख लेंगे तो वो कू हो जाएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जैसा काम हो जाएगा, तो वो बिल्ड नहीं करना चाहते। उसके अलावा उनको ये है कि यार कहीं ना कहीं सर्विस करानी। तो जब इसने पूरी प्रॉक्सी क्रिएट करके रखी, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिकन फोर्सेस है उसके बेस बने हुए हैं उस सारे कंट्री में। तो वो जो बेसिस है जहाँ सारे जो है अमेरिका को ये थ्रेट, यार अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, इतना इसको पता है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी चलती है, पूरे सारे इतना तामझाम लेके बैठा, तो वो क्या ऐसे डर के तो वो बैठ जाएगा कहीं? वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब तो देगा। तो उस वजह से जब इन्होंने सारा जितने वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट वाले कंट्री थे, जहाँ इजराइल था, जहाँ इसका था अमेरिका था, जब तीनों के बीच में, तीनों पार्टियों के बीच में जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर में जब रीज़न पता चल गया कि इसमें प्रॉक्सी ख़त्म करनी है, उसके बाद में आ गया कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। इनके जो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ जूस एंड इजराइल फोर्सेस के इन्होंने लेकर चले थे, नंबर 1 इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो बिल्कुल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे बैठा हुआ था, कि ये किचन में कभी भी विद इन ए वीक और 15-30 डेज में कभी भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना जो है तैयार करके और चला सकता था। और वो उसके पास में कहीं देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो CIA वगैरह या जितनी भी एजेंसियां बैठी हुई है, जहां आर्मी के कोई एंटरपोर्ट या वगैरह वगैरह सारी रिपोर्ट आ रही है, तो वो कहीं ना आ रही हो। तो जो हाव भाव था, जो सारा हिसाब किताब था, और जिस तरीके से चाइना और रशिया इसको डिवोट कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, सारी चीज़ पे लगे हुए थे, तो इसका बहुत जल्दी इसका जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के नज़दीक में था। और वो देखिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो रशिया के पास में भी है, अमेरिका पर, फ्रांस के पास में, यूके के पास में भी है, इजराइल के पास में भी, हमारे पास में भी है। तो वो उनसे कोई इतना डेटरेंस नहीं है। देखिए रशिया भी 4 साल से वार में यूक्रेन के साथ में घसा हुआ, अभी तक तो उसने न्यूक्लियर चलाया नहीं है, अभी तक उसने बात भी नहीं करी न्यूक्लियर चलाने की, कहीं वो कहता भी नहीं है कि मैं न्यूक्लियर चलाऊंगा, वो तो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर में 72 आवर के अंदर अंदर ही जो है पाकिस्तान में मैसेज आना शुरू हो गया था कि हम लोग न्यूक्लियर चलाएंगे और न्यूक्लियर चला के हम लोग पूरा जो है साउथ एशिया को बर्बाद कर देंगे, तो
तो ये जो है अभी जैसे वार में फंसे हुए, तो इस ऐसे पता नहीं है मूर्ख बंदे का कि कब वो बटन दबा दे। क्यों, क्या होता है कि इसकी इनकी लीडरशिप भी ऐसी होती है कि इनके लीडरशिप के पास में कुछ नहीं होता, जो इसकी फोर्सेस है वो उसको ज़्यादा कंट्रोल करती है, और उसके बाद में जो इसके टेररिस्ट ग्रुप है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं इनके वर्क में। तो इस वजह से जो अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्ड करता है दैट इज वेरी डेंजरस, और उस वजह से, उसी डेंजरस की वजह से जो इजराइल का जो वरी थी कि मैं इसको न्यूक्लियर नहीं बनने देना, और वो जो था यूएसए को भी इसका डेटरेंस था कि कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट में ये पड़ा हुआ है। और फिर क्या है, जब ट्रम्प के ऊपर में अटैक करवा दिया आपने 2 बार, तो उसको भी इतना पता लग गया कि यार ये मेरे को खत्म करना चाहते, तो बेटर ये है कि मैं इनको पहले ही फिट कर दूं। तो ये चीज़ें थी। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो था इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो थी उसको इन्होंने बढ़ने नहीं देना आगे, और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। दूसरा इसमें क्या था कि जब इसने इसका जो मिसाइल्स मैन था 22 में उसकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उस टाइम क्या हो गया कि इन्होंने बोल दिया कि हाइपरसोनिक हमने बना लिया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो इन्होंने बिल्ड कर लिया, तो वो उसने और इनको करंट लगा दिया जितनी अमेरिकन फोर्सेस है सारी को, कि यार इसके पास में हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी। जैसे अभी इसने जो है आर्सेनिक से अटैक करा है डिमोना साइड के नियर बाई, तो वो पता लग गया कि इनके पास में ये कैपेबिलिटी है। तो चलो ये तो इसने लोन पे लेके चलाया, इसका अपना हो सकता है कि बिल्ड कर रहा हो, उसको बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। अभी तक इंडिया भी सक्सीड नहीं हुआ, तो इसके बस की बात तो नहीं है। इसने अरेंज किया कहीं से, जहाँ चाइना से DF-17 करा, जहाँ आर्सेनिक इसने रशिया से लिया। तो उस वजह से इनको पता था कि इसके पास में अच्छी क्वालिटी की और अच्छा इसके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है मिसाइल्स का, और इसके पास में जो भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसके पास में सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह सारा है। इसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करना होगा, और इसके पास में अच्छी खासी जो है ड्रोन कैपेबिलिटी भी है। ठीक है, तो वो इसका फिर वो इनका जो ऑब्जेक्टिव था 2 नंबर पे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि न्यूट्रल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या था कि जो इसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इसने सारी साइटें सूटें सारी बिल्ड करके रखी हुई थी, जहाँ जहाँ इसने मतलब अपना पाँव फंसार रखे थे, तो इसका मिलिट्री जो थी IRGC जो थी, वो इसके ऊपर में सारी के जितनी भी इसकी आर्मी थी, जो पहले शाह के टाइम की आर्मी बनी हुई थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम के ऊपर सुप्रीम बैठी हुई थी। तो वो जो सुप्रीम कमांडर था वो IRGC को कंट्रोल था। IRGC 2 विंग में बैठी हुई थी। एक जो विंग था एक्सटर्नल काम कर रहा था, प्रॉक्सी को कंट्रोल करके वो जो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर में इजराइल के ऊपर में अटैक करवाता था। दूसरे का काम था जो अंदर जो सारे का सारा जो है उसकी तैयारी करना और उसका किला मजबूत करना, तो उसको डाउनग्रेड करना बहुत जरूरी था। तो चौथा इसका जो पॉइंट आ जाता है कि जो स्टेट हार्मोज था, स्टेट हार्मोज में ये दादागिरी कर रहा था। देखें, हम लोग बेशक ईरान के दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ में दूसरे भी तो जो UAE है, जहाँ बहरीन है, कतर है, जहाँ सऊदी अरेबिया है, वो भी तो हमारे दोस्त कंट्री है। उनके साथ हमारी कौन सी दुश्मनी है? वो भी हमारे साथ में एक बढ़िया उनके साथ में रिलेशन है। कोई ईरान के साथ में कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है कि कोई ईरान हमें बिरयानी बना के भेज रहा है, उनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इसकी दादागिरी चल रही है कि भाई मैं यहाँ से किसी का शिप क्रॉस नहीं होने देना, मैं यहाँ से किसी को भी आयल लेके जाने नहीं देना, तो ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है। जब उधर जो है ओमान है, ओमान का भी बॉर्डर लगता है, आधा जो स्टेट हॉर्मुज है ओमान का भी पड़ता है। तो आपकी जो इसमें दादागिरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको भी एक खत्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव इसके दिमाग में, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो हम लोग ट्राई पार्टी कहते हैं कि जो ये जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्री बैठे हुए हैं, जो पर्शियन गल्फ में बैठे हुए, उनका सारों का ये पॉइंट था कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो इसने बना रखा, उनको कैपेबिलिटी सामने नजर आ रही है कि इसने क्या कैपेबिलिटी बिल्ड कर रही है, कभी भी चोक कर सकता है। जहाँ इसने जो इसके पास में 6 के करीब में आइलैंड बने हुए हैं, उसने सारे का सारा उस जगह पे पूरा बिल्ड करके तो इसने पूरा किला अपना बना रखा। तो वो भी एक दूसरे कंट्रियों को परेशान करने वाला मुद्दा था। तो उस वजह से ये जो है मतलब इन्होंने ये चौथे पॉइंट को मतलब कैटर करा हुआ था कि हम लोग जब इसमें आएंगे, इसके साथ में वार में घुसेंगे, तो इसको जो है चौथा पॉइंट को जो हम लोग जो है कंसीडर करेंगे और इससे जो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको नॉर्मलिटी क्रिएट करने के लिए और इससे फ्री करवाएंगे। जेंटलमैन, जो 5वां इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो वी कैन ऑफर एंड ओवरथ्रो द ईरानियन गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ ईरानियन रजीम, तो वो
आपको पहले दिन ही पता चल गया था, जो 28 फरवरी को जब इसने स्ट्राइक किया था, हमने पहले भी इसको कवर करा था कि ये स्ट्राइक उसी टाइम होएगी जिस टाइम जो खमनाई जो है टारगेट पे होगा। इन्होंने लीडरशिप पे पहले अटैक करना है, वो इन्होंने उसी तरीके से 28 को अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करके काम खत्म किया था। लेकिन क्या होता कि एक बंदा मारने से या एक बंदे को कहीं आप कैजुअलिटी करने से वो सारी की सारी लीडरशिप नहीं जाती। आपको लीडरशिप को मोरे बाय मोरा, एक बाय वन सभी जो है उसकी 2-3 लेयर की जो लीडरशिप होती है उसको सारे को सारे न्यूट्रलाइज करना पड़ता। तो उसमें क्या हो गया कि देखें, इसमें जो है इन्होंने जितना मतलब पड़े हुए लीडरशिप में, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो है जो सक्सेस है वो 70-80% हुआ है कि इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर तो क्रिएट कर दिया हरियाणा के ऊपर में, और उसकी जो लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसका जो काफ़ी जो ताना बाना हिल गया ईरान का, बेशक जैसा मर्जी करते रहें। तो खमनई जो बैठा हुआ था मतलब कम से कम 40 साल से, उसको तो जो उसके कंट्रोल या उसका जो जड़ बनी हुई थी वो जड़ तो अभी जो है थोड़ी मुश्किल हुआ है उन बंदों के लिए। ठीक, तो इसका जो है एलिमिनेट द ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉक्सी। तो जो मुद्दा ये है कि जो प्रॉक्सी की हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार जो बात कर रहे हैं प्रॉक्सी की, देखें ये इस वार की जड़ जहां हमारी जहां अपोजिशन कहती है, जहां हमारे थर्ड वर्ल्ड की दुनिया जो हिंदुस्तान में बैठी है, जहां लोग कहते हैं कि भाई ईरान के ऊपर में अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक क्यों करा, तो उसकी जड़ जो है प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मतलब आतंकवाद। जैसे पाकिस्तान जो आतंकवाद करवाता है, वैसे ही जो है ईरान एक बहुत बड़ा अपना किला बिल्टअप किया हुआ है जो आतंकवाद का, और उससे जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री है वो सारे के सारे बहुत परेशान है, उनको बहुत बड़ी डेटर्नेंस बनी हुई है। आपने देखा होगा कि ये जो सीरिया है, सीरिया का जो है असाद है वो जान बचा के भागा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा इस एरिया में आतंकवाद का गढ़, पहले जो बगदादी होता था आईएस का मालिक बना घूम रहा था, तो उसने कितनी दुनिया को मारा है। ठीक है, उसके बाद में इसी नुक्कड़ में पैदा होता है लादेन। ठीक है, तो लादेन ने कितनी दुनिया को मारा। तो ये जो इसकी जो वार की जड़ है, वार की जड़ मेन है प्रॉक्सी टेररिस्ट आतंकवाद, जिससे प्रभावित है मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री, वो भी इस्लामिक कंट्री है। ये जो वार है, ये वार में बहुत ज़्यादा अक्साने वाले जो कंट्री है वो मिडिल ईस्ट के कंट्री है। उन्होंने ही इनिशिएटिव किया है अमेरिका को कह के कि आप इसको ख़त्म करो, इसकी डेटरेंस को एक बार न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, तो उनके मिडिल ईस्ट कंट्री के कहने पे ही इसके ऊपर में सारा अटैक हुआ है। उसके बाद में इजराइल और अमेरिकन फोर्सेस दोनों मिलके इसके ऊपर में करा, क्यों अप फ्रंट पे वो नहीं आना चाहते थे, और उसी वजह से ये ईरान को भी पता है कि इन्होंने मेरे ऊपर में अटैक कराया है। दैट इज़ द रीज़न दैट ईरान इज हिटिंग देम हार्ड। और ईरान जो है उनके जो है जो इनोसेंट पीपल के ऊपर भी अटैक कर रहा है, उनके पाने वाले जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको कहता है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसकी जो रिफाइनरी पे अटैक कर रहा है, जो उसकी ऑयल फैसिलिटीज है उसको टारगेट कर रहा है। ठीक है, उसके एयरपोर्ट्स को अटैक कर रहा है। तो ये ईरान को भी पता है कि मेरे को डाउनग्रेड करने के लिए या मेरे को ठकवाने के चक्कर में इन्होंने अमेरिका को सुपारी दी है या अमेरिका को उकसाया है। तो देखें, ऐसा है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेट द रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉक्सी, तो इस प्रॉक्सी के ऊपर में सारे का सारा आईआरजीसी का कंट्रोल था। अब देखें, पाकिस्तान जो हमें इंडिया में जो वो टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है, जहाँ मतलब भेजता है, उनके पास में AK-56 होती है, जहाँ AK-47 होती है, जहाँ उनके पास में वो एक बम वगैरह बनाते हैं, और उनका साइज जो है मतलब इस टाइप का है, मतलब दैट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो जहाँ वो ग्रेनेड वगैरह से अटैक होता है। लेकिन वहाँ तो जो हूती बैठा हुआ है यमन में, उसके पास में 2500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स है, और स्मॉल रेंज एंड मीडियम रेंज की मिसाइल्स जो है वो हिजबुल्लाह लेकर बैठा हुआ है। हमास के पास में टनल के टनल भरे हुए थे जो रॉकेट के और दुनिया भर के। ठीक है, और उसके जिस टाइम उसके ऊपर में अटैक होता है 7 अक्टूबर 2023 को, तो उस टाइम जो उसके बंदे तो 1200 मारा जाता है, लेकिन उसका 200 बंदा जो है इन्होंने जो उसको किडनैप कर लिया था
ठीक है, उनको हॉस्टेज बना के वो वहाँ नहीं रखता टनल में, हमास के एरिया में जहाँ गाज़ा में, उसको दूसरे कंट्री की हेल्प लेके दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर देता। तो उसमें सारे के सारे जो हेल्प प्रोवाइड हो रही थी ईरान की प्रोवाइड हो रही थी। तो देखें, आप जब किसके लिए ऐसा खतरा बनोगे, आज नहीं कल जब कभी ना कभी ये अमेरिका को, इज़राइल को और नियर बाई जितनी नेशन थी, इनको ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ना था। लेकिन अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बन जाती थी तो ये अटैक नहीं थे कर सकते, क्योंकि ईरान बहुत जल्दी जो है अपना इसके ऊपर आ सकता था कि मैं न्यूक्लियर चलाऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सी का जो बीमारी है 1979 से इसने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया हुआ है इस एरिया में। जो रेड सी है वहाँ से जो भी शिप आते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। तो ये एक जो आज की दुनिया में ये ऐसा जो है संभव नहीं है। फिर आप अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे हैं, आप ट्रंप के ऊपर में अटैक करवा रहे हैं। अभी जो न्यूयॉर्क में जो अटैक होता है, एक एयरक्राफ्ट के ऊपर में अटैक होता है, वो भी देखें कि वो कैसा जो टैंकर लगता है, वो भी अभी डाउटफुल है कि वो भी कहीं ना कहीं इधर को जाएगा। ठीक है, फिर आप जो है देखें अभी जो रिफाइनरी में भी अमेरिका के कुछ ब्लास्ट हुआ है, तो उसका भी जब आगे बढ़ेगी बात तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लिंक किया जाएगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉक्सी जो है जिसके ऊपर में हमने पहले बात शुरू किया था कि इन दोनों जो पार्टियों के बीच में ईरान जो अमेरिका और ईरान के बीच में बात नहीं बनने वाली, ये प्रॉक्सी वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। इसको प्रॉक्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्सी चाइना और रशिया ने इसको पूरी सुपारी देकर रखी है कि आप प्रॉक्सी तैयार करके अमेरिकन और इजराइल का काम खत्म करो, और उस वजह से ये छोड़ेगा नहीं, ये उसका नंबर 1 टूल है। तो वहाँ से इसकी बात आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, रह गया मसला न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर वाले प्रोग्राम पे वो डिले डाल सकता है, पीछे हट सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसका जो सेवंथ इसका पॉइंट है, द प्रोटेक्ट इसराइल एंड यूएसए इंटरेस्ट इन द रीजन। ठीक है, तो क्या अगर मान लिया कि इस जगह में छोड़ देता है ईरान को, ईरान के ऊपर मान लिया कि कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, जहाँ ईरान के साथ में अभी सीज़फायर हो जाता है, जहाँ इसके आगे और नहीं बढ़ता, तो इसको आधी अधूरी जंग को बेशक ईरान का 90% डिस्ट्रक्शन कर दिया है, लेकिन उसका जो है घुटनों पे नहीं आया। तो इस जगह में सीज़ फायर करके ईरान अपने आप को विक्ट्री मानेगा और यहाँ से बहुत घातक हो जाएगा, और इस एरिए में जो इजराइल के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बढ़ जाएगी, और इजराइल के जो इंटरेस्ट है फुली न्यूट्रलाइज ईरान रजीम एंड प्रॉक्सी, तो वो दोनों चीज़ें नहीं होने पे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इसका, और ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें जो इंटरेस्ट है यूएसए के और ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री के, जहाँ इजराइल के, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर 8वां इसका जो ऑब्जेक्टिव लेके घुसे थे, क्रिपल ईरान कमांड एंड लीडरशिप। तो जो इसकी जो कमांड थी, जहाँ इसकी जो लीडरशिप थी, उसको पूरा क्रिपल करना था, उसको पूरा तोड़ना था। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग अगर जाते हैं तो मेरे हिसाब से इसका कमांड कंट्रोल फुली तो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, लीडरशिप थोड़ी डैमेज हुई है, लेकिन लीडरशिप पूरी न्यूट्रलाइज नहीं हुई। ठीक है, ना रजीम चेंज हुआ है। अभी खाली जितना अभी तक जितना आ रहा है कि ईरान की कैपेबिलिटी डाउन हुई है, ईरान की डिस्ट्रक्शन हुई है, ईरान जो है 30 to 40 ईयर बैक गया है। ठीक है, लेकिन जो ईरान को इमीडिएटली जो शुरू करने वाला प्रोग्राम है, बाकी तो कैपेबिलिटी आपने तोड़ के बिल्ड करने के लिए फिर आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उसका जो प्रॉक्सी वाला प्रोग्राम है वो तो बेशक कल शुरू कर ले, उसमें क्या तो कौन सा उसने काम करना है। अगर आप उसको आज इस स्टेज में ईरान को छोड़ के चला जाता है अमेरिका, तो वो तो कल अपना प्रॉक्सी वाला काम शुरू कर दे। उतना तो इसके पास में कैपेबिलिटी हमेशा ही बना रहेगा, उसके पास में सप्लाई आनी है चाइना से, जहाँ रशिया से, उसको आगे तोड़ देना है। तो जेंटलमैन, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि जहाँ तक हम लोग एक एंगल से देख रहे हैं इंडिया वाले कि हमारा ईरान दोस्त है, तो हमारे साथ में जो बाकी 8-10 कंट्री बैठे हुए मिडिल ईस्ट में, वो भी हमारे दोस्त हैं। इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल बढ़िया एक मिडल स्टैंड लिया हुआ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत क्रिटिकल इशू है। हम लोग जब अपने कंट्री की बात होती है तो हम लोग टेररिस्ट पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। तो सिमिलर वे अमेरिका और जो अमेरिका की जो करंट लीडरशिप है, ट्रम्प, ये
टॉलरेंस इसकी जीरो ही रहेगी इस काम के लिए। और साथ ही साथ जो नेतन्याहू है उसका भी जो है अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, हो सकता है कि वो भी 1 साल 1.5 साल रहे, तो वो भी चाहता है कि मैं जाने से पहले पहले कुछ ना कुछ जो है उसको काम ख़त्म करके जाऊँ। ठीक है, तो ये जो इसका न्यूट्रलाइज तो होगा। रह गया मसला कि ये अभी जो ट्रम्प का जो नया शोषा छोड़ा था उसने कि भाई इसको रुकेगी वार या आगे बढ़ेगी, देखें इनके बीच में मिडल पाथ बनना नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें ऐसा है कि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि इसका जो चेंज द रजीम और जो प्रॉक्सी के ऊपर में जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करना, जब तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होएंगे इजराइल पीछे हटेगा नहीं। बेशक जो है इसके ऊपर में ट्रम्प कुछ भी आगे आ जाए, बेशक इजराइल को अकेले लड़ना पड़े, वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, क्यों अभी पीछे हटने में इजराइल के लिए एक मौत के जैसा काम है। तो जेंटलमैन, ये जो ट्रम्प ने शोषा फेंका है कि मैं 5 दिन के लिए जो है पॉज कर रहा हूँ वार के लिए, और जो इनका एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर में अमेरिकन फोर्सेस अटैक नहीं करेगी, ये एक कंफ्यूज करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट को रखा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 100% जो है अमेरिकन फोर्सेस आगे बढ़ेगी, इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। अभी तक 80 to 90% जो है इन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है ईरान को, और बचा हुआ जो है मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इनको 10-15 दिन। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंसंट्रेशन इनकी बन गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे आ गया कि सप्लाई चेन में ब्रेक आया है, तो उसके ऊपर में कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा इन्होंने टैक्ट प्ले करा है। 100% जो है ईरान का जो है रजीम चेंज होगा और इस एरिए में जो है प्रॉक्सी के ऊपर में नत पाई जाएगी, और उतनी देर तक इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। और ट्रम्प के लिए भी जो है इस स्टेज में जो पीछे हटना उसके कंट्री के लिए और अमेरिकन फोर्सेस के हित में नहीं है। और साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट की कंट्री है उनका भी इंटरेस्ट ये नहीं है कि इसके ऊपर में यहाँ ईरान को छोड़ दिया जाए। जिस काम के लिए उन्होंने अमेरिका को उकसाया है, जहाँ इजराइल को, दोनों को बिठा के उन्होंने आगे बढ़ाया है, दे वांट टू फिनिश द जॉब, दे वांट के ईरान को जो बिल्कुल कंडम कर दो, इसका रजीम ख़त्म कर दो और इसकी जो है फोर्स कैपेबिलिटी पूरी जीरो कर दो, तो तभी शांति आएगी इस एरिया में। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि इस एरिया में अगर ईरान जो है चाइना और रशिया की हेल्प से अपना किला बिल्ट करता है और मजबूत होता है, तो वो जितने भी कंट्री है उनके लिए बहुत बड़ा डेंजरस खतरा बना हुआ है। और साथ ही साथ जो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये आगे बढ़ेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। स्टेट हॉर्मुज़ में इसको कंट्रोल छोड़ना होगा, ईरान को नहीं छोड़ता तो इसके ऊपर में बहुत भयानक अटैक होगा इस जगह पे। उसके लिए अमेरिकन फोर्सेस पूरी तैयार है और साथ में यूके भी आ गया अभी। तो मुझे लगता है कि ईरान भी घुटनों पे आ गया, उसी वजह से ये बातचीत चल रही है जो बैकग्राउंड पे चल रही है, जिसके लिए ईरान माना है। तो ये बात में कुछ हल नहीं होने वाला, ये जो वार है आगे बढ़ेगी और लंबी चलेगी। इसका जो है परिणाम आने वाले टाइम पे पता चलेगा। हाँ, ईरान के रजीम को जाना होगा, प्रॉक्सी के ऊपर में नत पड़ेगी। मैं इतनी बात कहता हुआ विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।